बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। और हमने लीनियर जबरा का स्टार्ट लिया हुआ है। लीनियर जबरा का फर्स्ट चैप्टर हम सारा पढ़ चुके हैं। लीनियर जबरा में फर्स्ट चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा, आप फर्स्ट 3 लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस किया। उसमें ये टॉपिक्स कवर किए थे। वेक्टर्स इन आरएन क्या होता है और आरएन का मतलब क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्वेश्चन के साथ हमने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया। कॉलम वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन, थ्योरम्स, डॉट प्रोडक्ट, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कैसे बताते हैं, काउची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, मिन्कोव्स्की डिस्टेंस, एंगल एंड प्रोजेक्शन। ये हमने 12 टॉपिक्स बहुत अच्छे से सारे कवर किए हैं फर्स्ट चैप्टर। आज हम सेकंड चैप्टर लीनियर जबरा का स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरह हम सारे इसी तरह कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। और सेकंड चैप्टर होगा हमारा अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस का। जैसे कि चैप्टर का नाम है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड चैप्टर है और इसमें मैट्रिसेस के बारे में ही जितना कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में वेक्टर्स और उससे वेक्टर्स पे इसके बारे में देखेंगे कि मैट्रिसेस का कितना यूज है। मैट्रिसेस एक बहुत पावरफुल टूल है। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब मैट्रिसेस का ऑलमोस्ट मैथ में हर जगह ही मैट्रिसेस का यूज़ होता है। और मैट्रिसेस से क्या होता है कि हम जो सिस्टम मॉडिफिकेशंस दी जाती हैं उसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि जो सिस्टम मॉडिफिकेशंस हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, कौन सी प्रॉपर्टी दी गई और आगे ये सिस्टम मॉडिफिकेशंस कैसे बिहेव करेंगी। तो मैट्रिसेस का बहुत मतलब पावरफुल टूल है और बहुत ज़्यादा इसका यूज भी है मैथ में। पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस की थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स होता है और जब वो नंबर्स को या स्केलर्स को जब हम विद इन ब्रैकेट इनक्लोज कर लेते हैं, इस तरह ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करते हैं और एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स होता है, मतलब एक स्केलर्स या नंबर्स की एलिमेंट्स की इस तरह से अरेंजमेंट होती है। और अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल मैं वो नंबर्स ले लूँ A11, A12 अप टू सोन A1n कर लें और नेक्स्ट इस तरह से नंबर्स को लिखना और ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो नेम होता है, एक मैट्रिक्स का भी एक नाम होता है और उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जिस तरह वेक्टर्स हमने लिए थे यूवी वेक्टर्स के नाम से लिए थे, इस तरह मैट्रिक्स भी इसका नाम होता है, उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और मैट्रिक्स की एंट्रीज जो स्मॉल लेटर्स में होती हैं, ये नंबर्स होते हैं, स्केलर्स होते हैं। और ये जो स्केलर्स होते हैं स्पेसिफिक फिक्स्ड एक फील्ड से लिए गए होते हैं। फील्ड वो रियल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स की फील्ड भी हो सकती है। एक मतलब ये लिया गया तो मैट्रिक्स को कहेंगे वो रियल मैट्रिक्स है। अगर आपने इसकी एंट्रीज जो एलिमेंट्स हैं या फिर अगर आपने कम्प्लेक्स से लिए हुए तो फिर हम इसे कहेंगे ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी रोज और कॉलम की बात करें तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये रोज होती हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये लास्ट वन m रोज हैं इसके अंदर। अगर हम कॉलम की बात करें तो वर्टिकली कॉलम होती है। ये सारा कुछ मैं पहले वेक्टर्स जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें वेक्टर्स में बताया था कि हम रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल है तो वो रोज हैं और वर्टिकल है तो वो कॉलम्स होते हैं। पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, मतलब डायरेक्ट दे दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रो है या कॉलम है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि जैसे हम वेक्टर्स लिखते हैं, वेक्टर्स को हम किस तरह लिखते थे। कोई वेक्टर फॉर एग्जांपल मेरे पास v है तो हम उसको लिखते थे A1, A2 अप टू सोन AN, इस तरह लिखते थे हम वेक्टर्स को। और मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको एंट्री दे दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर कह दिया जाए कि सेकंड एंट्री है, सेकंड वो मैट्रिक्स कह दिया जाए मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री है, वो सेकंड एंट्री वो ये भी हो सकती है, सेकंड एंट्री वो ये भी हो सकती है। हो सकता है वो सेकंड एंट्री को कोई कॉलम कह रहा हो, कोई कॉलम सेकंड कॉलम है, हो सकता है वो सेकंड रो कह रहा हो। मतलब आप ये मीनिंगलेस बात है अगर कोई आपको कह दे कि सेकंड एंट्री और मैट्रिक्स या किसी एंट्री की फोर्थ पोजीशन है इन मैट्रिक्स में। मतलब एक स्क्रिप्ट के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स की एंट्री को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वेक्टर्स में कर सकते हैं कि सेकंड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है, लास्ट वन कंपोनेंट
कंपोनेंट है, n कंपोनेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। हम वेक्टर्स में तो कह सकते हैं इसमें एक ही सबस्क्रिप्ट होता है, लेकिन इसमें मैट्रिसेस के लिए हमें दो सबस्क्रिप्ट देने होते हैं कि इसका तो ये जो मैट्रिक्स होती है हम इसको लिखते हैं, मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं हम उसको इस तरह A I J इस फॉर्म में लिखते हैं, और आई जो है तो होता है वो रो को शो करता है, नंबर ऑफ कितनी रोज हैं रो को शो करता है कौन सी रो है, और जे जो होता है वो जेथ हमें कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन सा कॉलम है, आई जो होता है वो रो और जे होता है कॉलम, और फर्स्ट कॉलम ये है, इसका मतलब वो एंट्री ये है। अगर आपको कह दिया जाए कि 2 1 है तो मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये वाली है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम फिर वो एंट्री वो ये वाली होगी, ठीक है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की एंट्री की पोजीशन बताने के लिए हमें दो सबस्क्रिप्ट का पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट जो होगी वो रो को शो करेगी और सेकंड होगी वो कॉलम को शो करेगी, ith एंड jth। और किसी मैट्रिक्स को हम अगर इस तरह जनरली शो करें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, Aij इस तरह शो करते हैं, और आई जो होता है इसका वेरी करता है। अब इस मैट्रिक्स के लिए, इस मैट्रिक्स को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो इस तरह लिखेंगे, और इसका जो आई वेरीज करेगा, आई फॉर रोज, और रोज इसके अंदर m रोज है। इस तरह अगर जे को लें तो वो मतलब इसकी जो m रोज है तो n 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू, मतलब इस तरह 1 से m तक इसकी रोज, आई फॉर रोज है और j कॉलम्स हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n कॉलम्स है इसके अंदर। तो हम इस तरह मतलब ए मैट्रिक्स को जनरली हम इस तरह भी शो कर सकते हैं Aij। अगर ये Aij अगर ये आपका सारा जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल Aij मैट्रिक्स जो है ये सारी एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स की जीरो हो जाती हैं, फॉर ऑल Ij के लिए अगर ये सारी एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स की जीरो हो जाती हैं तो हम इसे मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो नल मैट्रिक्स है। अगर किसी उसका ऑर्डर या उसका साइज कुछ भी हो किसी मैट्रिक्स का, अगर उसकी सारी एंट्री जीरो हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है। अब ये साइज और ऑर्डर क्या होता है, क्वेश्चन ये भी बनता है, किसी मैट्रिक्स के साइज का क्या मतलब होता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर का क्या मतलब होता है। साइज का मतलब होता है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, वो उस मैट्रिक्स का साइज होता है। और ऑर्डर जो होता है वो हमें डायमेंशन के बारे में बताता है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या m बाय, इसके अंदर जिस तरह m रोज हैं और n कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय n होगा। मतलब अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई और मैट्रिक्स लूँ, इस मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं 2a और इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं 2 3 4 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर दो ही रोज हैं दो ही कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2। और इसकी जो साइज होगा वो कितना होगा, इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं तो 4 इसका साइज होगा। वैसे भी हम इसको 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इसका साइज है, और इसके अंदर जो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2, मतलब ऑर्डर बताना होता है 2 रोज इन बाय कॉलम्स इस तरह बताते हैं। इसका जो साइज होता है नंबर ऑफ एंट्रीज होता है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 साइज की ये मैट्रिक्स है। और एक और चीज़, अगर आपको कोई मतलब दे दी जाए एक रो दे दी जाए या कॉलम दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रो है या कॉलम है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है वैसे कि अगर आपको कोई इस तरह से वेक्टर दे दिया जाए इस फॉर्म में, या कोई एंट्री या कोई कॉलम या रो आपको इस तरह से दे दी जाए A11 A12 अप टू सॉन A1n, इस तरह की फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमें एक रो दी गई है, कॉलम दिया गया। अगर उसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट अगर सेम फिक्स है, मतलब ये वन और यहाँ 1 नहीं चल रहा है, मतलब फर्स्ट अगर उसका सबस्क्रिप्ट फिक्स है तो वो एक फर्स्ट वाला अगर फिक्स होगा तो वो एक रो को शो करेगी। अगर वो इस तरह से आपको दे दिया जाए A12 A22 अपने AM2, तो इस देखें कि अब इसमें सेकंड स्क्रिप्ट इसका फिक्स है 2 2 है, और नेक्स्ट इसकी ये फर्स्ट रो को शो कर रहा है सेकंड रो और ये थर्ड रो। अगर सेकंड उसका स्क्रिप्ट अगर फिक्स है तो उसे कहेंगे ये कॉलम है, और अगर उसका फर्स्ट स्क्रिप्ट अगर फिक्स है इसका मतलब ये हमें रो दे दी गई है। अगर आपको नंबर्स बोल दिए जाएं, नंबर्स मतलब बोले जाते हैं ओरली, हम अगर मैट्रिक्स की एंट्रीज बोलें तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो हम उसको फिर कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एंट्री बोली जा रही है ओरली, मुझे मैट्रिक्स की कोई एंट्री बोल रहा है तो मैं उसे हमेशा रो वाइज लिखूंगी ना कि कॉलम वाइज। फॉर एग्जाम्पल मुझे एंट्री दी है 1 2 3 4, मैं लिखूंगी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर उसको मैं रो वाइज लिखूंगी ना कि कॉलम वाइज, मतलब इस तरह नहीं आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको कॉलम वाइज नहीं लिखना। अगर एंट्रीज अगर बोली जाती हैं आपको उसको रो वाइज ही हमेशा लिखना। अगर वो एंट्रीज आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में इस तरह से आ जाती हैं और बताया नहीं जाता कि ये आपने कॉलम वाइज दे दी गई लिखना है, इसको
या रो वाइज लिखना है तो आप लिखेंगे उसको रो वाइज, लेकिन अगर उसने कॉलम वाइज लिखनी है फिर उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो एंट्रीज हैं आपने कॉलम वाइज लेके इसको नेक्स्ट जो भी कैलकुलेशन जो भी पूछा गया होता है उसको करना है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आपने उसको फिर रो वाइज लिख के फिर उसमें क्वेश्चन में अप्लाई करके जो भी फाइंड करना होगा फिर वो फाइंड करना है। तक हमने क्या सीखा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस कहते किसे हैं और इसकी सबस्क्रिप्ट क्या होता है और नल मैट्रिक्स क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है, साइज क्या होता है और रो क्या होती है और रो में उसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट फिक्स होता है, कॉलम उसका सेकंड सबस्क्रिप्ट फिक्स होता है। रो और मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमें जो दी गई हैं एंट्रीज वो रो की हैं या कॉलम की हैं, और हम कैसे मतलब अगर ओरली बोली जाए एंट्रीज तो हम कैसे लिखेंगे। और अगर ये भी पीपीएससी में वैसे है तो बेसिक्स का क्वेश्चन कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही अगर रो है उसे फिर कहते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो हम उसे कहते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है, उसकी जो एंट्रीज हैं वो हैं 2 3 1, इसके अंदर कितनी रो है, एक ही रो है, कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन रो एक है तो इसे कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। और एक अदर और मैट्रिक्स मुझे दे दी जाए इस तरह से 2 3 1 इस तरह से दे दी जाए, अब इसके अंदर रोज तो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम अगर एक है तो हम इसको कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऑप्शन में अगर आपको ये मैट्रिक्स दे दी जाए नीचे पूछा जाए कि कॉलम है रो है डायगोनल और ऑर्थोगोनल इस तरह से कंफ्यूज करके आपको ऑप्शन दे दिए जाए तो अगर उसके अंदर एक ही कॉलम है तो अपने डायरेक्ट कॉलम वाला ऑप्शन चूज कर लेना। अगर उसके अंदर एक ही रो है कॉलम जितने मर्जी हो ऑप्शंस में कुछ इस तरह से आए जिसमें पूछा जाए कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है तो आपने कह देना कि ये रो मैट्रिक्स है। तो हमने इसमें काफी क्वेश्चन कवर कर लिए, साथ साथ हम नोट करते जाते हैं जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किए थे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर नेम है और इसमें हमने फर्स्ट वन सीखा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स का, इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स हमने किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स किया कि उसमें आयथ जेथ और क्या शो करते हैं, उसकी रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, उसकी एंट्रीज किस फॉर्म में होती हैं, उस मैट्रिक्स का नाम कैसे होता है। और फिर हमने सीखा नल मैट्रिक्स के बारे में। नल मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर या साइज कुछ भी मैट्रिक्स का अगर उसकी सारी एंट्री जीरो है, जितना भी ऑर्डर जितना भी साइज है सारी एंट्री जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स होती है। फिर हमने देखा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होती है। फिर हमने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। फिर हमने देखा कि कोई रो दे दी जाए रो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने देखा कि कोई कॉलम की एंट्री दी गई हम कैसे बताएंगे कि ये कॉलम की एंट्री है ये। और फिर हम ओरली अगर लिखें मैट्रिक्स को कैसे लेते हैं, ये सारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ही वैसे आ जाता है। और साइज हमने देखा कि साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, साइज एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना। अब तक ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये सारा हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे नेक्स्ट। अभी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड पोलिनोमियल मैट्रिक्स ये साथ साथ हम करेंगे सारा कुछ। बहुत ज़्यादा मतलब मैट्रिक्स बहुत एक पावरफुल टूल है। अब इसका बहुत ज़्यादा मतलब रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे कि बहुत ज़्यादा इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत पावरफुल एक टूल है। तो हम इसके मतलब सारा बेसिक से लेके चलेंगे और आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारा हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। और अभी तक हमने ये 5-6 टॉपिक्स कवर किए हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ही आ जाता है वैसे सारा। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं जिस तरह हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर्स कैसे इक्वल होते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, इसी तरह हम मैट्रिक्स में पढ़ लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। देखने के लिए बहुत से लोगों की ये बेसिक चीज़ें तो होंगी लेकिन बहुत से लोगों की ये बेसिक चीज़ें या बेसिक कॉन्सेप्ट भी उनके सही क्लियर नहीं होते। तो आज इंशाल्लाह ये पीपीएससी में मैंने देखा कि बहुत से बेसिक क्वेश्चन मुझे लग रहे होते थे लेकिन बहुत से लोगों को वो क्वेश्चन नहीं होते थे, उनके कॉन्सेप्ट नहीं कवर होते थे, उनको नहीं पता होता था कि क्या कैसे करना है। मैंने ये पूछ के देखा हुआ है लोगों से, मेरे लिए वो बहुत मतलब मेरे लिए क्या बहुत से लोगों के लिए वो इतनी आसान और बेसिक चीज़ें लगती होंगी, जिनको वो आता होता है उनके लिए वो आसान और होता है, और जिनको चीज़ वो उन्होंने नहीं पढ़ी होती या नहीं उनके बारे में कभी इतना गौर किया होता तो उनको वो मुश्किल लग रही होती है। मुश्किल आसान तभी तो होता है, जिसको पता होता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता होता उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मेरी कोशिश फिर भी है कि मैं बेसिक से लेके चलूँ और 0 से स्टार्ट करूँ ऑनवर्ड में सारा मतलब कवर करूँ, और मैं कर रही हूँ। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे, या कोई भी सजेशन हुई तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, आई विल फॉलो। साइज ऑर्डर एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं नेक्स्ट।
मैट्रिक्स में इक्वलिटी या मैट्रिसेस की इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, हम कैसे दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, तो वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स ये है, बी है, ए की एंट्री जो है 1 2 3 4 0 2 और बी की जो एंट्रीज हैं x 2 3 y 0 2। ये आपके पास दो मैट्रिक्स और कह दिया जाए कि ए इक्वल टू बी है, मतलब ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के, लफ्जों में कह दिया जाए, इस तरह सिंबॉलिकली अगर आपको दे दिया जाए तो बताओ फिर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आया भी हुआ है, पीपीएससी में नहीं आया लेकिन फेडरल में शायद इस तरह को आया था क्वेश्चन। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, ये क्वेश्चन बनता है। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं अगर उनकी कोरस्पेंडिंग, जिस तरह हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, कोरस्पेंडिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, इसी तरह दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनकी कोरस्पेंडिंग एंट्रीज इक्वल हो जाए। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ फिर हम कैसे इसको इक्वल करें। जिस तरह हमने दो वेक्टर्स में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी अगर इक्वल होंगे। अगर यहाँ फिर देखें दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी अगर उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर यहाँ x है तो x के इक्वल, यहाँ मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन 1 1 पोजीशन पे है, तो इधर देखें 1 1 पोजीशन पे 1 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है। और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो ये 1 2 पे है, तो ये भी 1 2 पे, मतलब 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा। और इस तरह 4 इज इक्वल टू वाई होगा एंड 0 इज इक्वल 0 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, ये भी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। समझ आ गई होगी आपको बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। इसका मतलब यहाँ x इज इक्वल टू 1 है जो 1 1 पोजिशन पे है और ये 2 1 पोजिशन पे है, तो y इज इक्वल टू 4 होगा। अब तक हमारे ये 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, नल मैट्रिक्स क्या होती है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, साइज एंड ऑर्डर क्या होता है, उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, 7 पढ़ लेते हैं। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन फॉर वेक्टर्स, सेम फॉर मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो सारा ये मैट्रिसेस पे ही होगा। तो ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1a 1 1 a 1 2 अप टू जोन a 1 n, और इसकी जो लास्ट 1 m रो है a m1 a m2 a m n, तो इसमें m रोज और n कॉलम्स की ए मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें भी m रोज और n कॉलम्स की बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को मैंने ऐड करना है, सेम साइज से है क्योंकि इसमें m रोज और n कॉलम्स है, उसमें भी m रोज n कॉलम्स है। तो इसी तरह की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को का सम किया जाएगा कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में सम होगी और सेकंड में, इसी तरह इसकी लास्ट वन में ऐड हो जाएगी। इस तरह मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आप इसी को मैं ज़रा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक सिंपल एग्जांपल से भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि देखिए ए की मैंने एंट्रीज लिया 1 2 3 4 और बी लिया 1 3 4 6। बस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने सीखना है। क्या किया कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड मतलब ए 1 2 वाली पोजीशन वाली जो एंट्री थी उसमें ऐड हो गई। इस तरह 3 + 4 एंड 4 + 6 दोनों मतलब दो मैट्रिसेस को ऐड करना, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया, तो ये मैट्रिसेस को ऐड करने से एक मैट्रिस ही आएगी और उसका साइज भी वही होगा जो एडिशन या ऐड होने वाली मैट्रिसेस का साइज होगा। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो स्केलर होगा वो एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ रियल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है, कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्केलर लिया फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से, सपोज कर लेते हैं वो मैंने लिया के कोई भी एनी रियल नंबर है, सेट ऑफ फील्ड से मैंने एक स्केलर लिया और जो मैट्रिक्स मैंने ले लेते हैं यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब स्केलर को मैंने इस मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या करेंगे, के ए, ये जो स्केलर होता है हमेशा ये लेफ्ट साइड पे ही लिखा जाता है, राइट साइड पे नहीं लिखा जाता, लेफ्ट साइड पे लिखना है, इज इक्वल टू के, और इस मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, अब ये के जो होगा वो अंदर इसकी सारी एंट्रीज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम जिस तरह हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि जो स्केलर होता है अंदर सारे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है के जाके, और यहाँ भी के अंदर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा के 2k 3k एंड 4k। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कि एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, अब वो देखते हैं कि वो क्या है।
लीनियर कॉम्बिनेशन के भी को भी हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जिस तरह हमने वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन सीखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनको ऐड कर दें तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको भी हम एग्जांपल के साथ ज़्यादा, 8 और 3 ये दो ही मतलब मैट्रिसेस हैं, दो ही मेरे पास स्केलर्स हैं। जितने स्केलर्स होते हैं उतने ही मैट्रिसेस या उतने ही वेक्टर्स लेने पड़ते हैं। हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2a + 3b, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके इनको ऐड कर देना। 2 को जब इसके एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 2, 4 एंड 0, 2 बना। और जब 3 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3, 0, 3, 3 एंड 9। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे जिस तरह अभी हमने सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है। 2 + 0 करेंगे तो 2, 4 + 3 7, 0 + 3 3 एंड 2 + 9 11। तो ये जो मैट्रिक्स होगा लीनियर, यही मैट्रिक्स हमारा लीनियर मैट्रिसेस, यहाँ मैट्रिसेस है कि दिस मैट्रिक्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर स्केलर्स 2 और 3। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी कि 2a + -3b करके भी अगर हम निकालते तो यहाँ भी कोई मैट्रिक्स ही बना था। ये मैट्रिक्स जो होना था वो लीनियर कॉम्बिनेशन होना था और मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर स्केलर्स 2 और -3। -3 के ये फिर ये जो मैट्रिक्स होना था लीनियर कॉम्बिनेशन होना था। यही अगर हम एग्जांपल हो, ये ए बी मैंने मैट्रिक्स लिए, अगर यहाँ मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस मैट्रिक्स बी को तो देखते हैं फिर क्या बनता है, क्या आंसर आएगा, क्या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इसका। 2a मैट्रिक्स तो सेम आ गई। नेक्स्ट नेगेटिव जो 3b होगा इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0, -3, -3 एंड -9। अब दोनों को ऐड कर दें तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगी। 2 + 4, 2, 4 - 3 1, 0, -3 -3 ही रहेगा। 2 - 9 -7। ये मैट्रिक्स लीनियर कॉम्बिनेशन है फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर स्केलर्स 2 और -3। मतलब ये स्केलर्स हों और ये मैट्रिसेस हों तो हमेशा यही आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स का ए एंड बी इसी मैट्रिक्स और इसी स्केलर्स 2 और -3 के लिए ये बनेगा। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन मैट्रिसेस का है फॉर स्केलर्स 2 और 3। सिर्फ इन्हीं स्केलर्स के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, साथ सारा हम नोट डाउन करते जाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन भी देख लिया, बहुत सी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मैट्रिक लेवल की, वो अब मैं नहीं करवाऊंगी। आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और पोलिनोमियल मैट्रिक्स की तरफ जरा हायर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, वो तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। अब थ्योरम्स देखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके थ्योरम्स हैं और फिर उनके बाद कुछ उनके लास्ट पे थ्योरम्स हैं वो देख लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं थ्योरम्स, लेकिन थ्योरम से पहले हम थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्योंकि थ्योरम्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मोस्टली या नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती। उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम क्लियर करते हैं। उसके बाद थ्योरम्स पे जाते हैं क्योंकि थ्योरम्स में फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह के भी कुछ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो हम इसको फिर करते हैं, इसको 10 कर लें और 9 कर लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखने के बाद फिर हम देखेंगे थ्योरम्स विच इज द 10th कॉन्सेप्ट। अभी आपको कोई क्वेश्चन आए कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या उनको मल्टीप्लाई किया भी जा सकता है या नहीं। तो उनकी एक कंडीशन होती है कि जिस पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, सेकंड के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर है वो m क्रॉस p है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए कर लें, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो कर लें m क्रॉस p है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए सेकंड के नंबर ऑफ रोज के, तब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब p = अगर q हो जाता है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे m क्रॉस p को मैं और ज़्यादा सिंपल करूँ, फर्ज करें कि वो 2/3 मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर जो भी 2 रोज 3 कॉलम, जिसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 3 है, मतलब 3। अब ये दोनों इक्वल है इसके कॉलम्स और इसकी रो, तब इन दोनों अगर 2/3 की हो और एक मैट्रिक्स 3/3 का, दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब एग्जांपल लेके इसको कॉन्सेप्ट को समझते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर आएगा समझ।
ये तो सेम हो गया, ये तो नहीं आपको समझ आएगा, मतलब ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। इसको मैं और एग्जांपल करूँ, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जरा चेंज करते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो हम बी का ऑर्डर जरा चेंज कर देते हैं। ये नहीं लेते बी हम और डिफरेंट ले लेते हैं। किसके, इसमें 2 कॉलम्स हैं तो इसमें भी 2 कॉलम्स 2 रोज होनी चाहिए। हम फिर ये लिख कर लेते हैं कि 2 रोज होनी चाहिए और इसमें इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं, मतलब फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बेशक इसमें 1 कॉलम और इसमें 2 कॉलम, हमने इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज की इक्वल करना है। और ये हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/1 है। 2 रोज है और 1 कॉलम है, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2 की है। 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। ये 2/2 की 2/1 की है। तो अब ये 2 इसके 2 के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। कर लें या फिर कर लें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल आ जाए तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और एक और बात, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर में एक मैट्रिक्स ही आएगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/1 का। इन दोनों के इक्वल होने की कंडीशन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इनके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रोज के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/1 का। ये वाला मतलब इसकी रोज और उसके कॉलम्स इक्वल होंगे, उसका जो आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी, आंसर का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/1 का। हम चेक कर लेते हैं, अभी अप्लाई करके देख लेते हैं। मतलब इसकी रोज और उसके कॉलम्स आंसर में आएंगे और इसके कॉलम्स उसकी रोज, उनको कंडीशन है उनके मल्टीप्लिकेशन की। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे होगी मल्टीप्लाई की। इधर से एक रो इधर से एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस लगा के सेकंड एंट्री सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 + 3 आगे कॉलम खत्म, फिर सेकंड रो पे आएंगे तो साथ ही नीचे आ जाएंगे 4 + 4 × 1 4, प्लस लगा के 5 × 2 तो 10 हो गया, इज इक्वल टू 6 + 2 8 एंड 10 + 4 14। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 का है। यही मैंने कहा था, आंसर में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2/1 का, मतलब 2 रोज और 1 कॉलम। ये हमें पता चल गया कि कब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये कंडीशन पता चली। और आंसर में जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, अब वो फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो जहां इसका ऑर्डर 2/2 था, इसका ऑर्डर 2/1 था, तो आंसर में मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2/1 का। वो भी हमें कंडीशन पता चल गया। वैसे भी अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करें, वैसे अगर आपको 2 मैट्रिक्स दे दी जाए, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर ही पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, तो बताओ आंसर में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। उसके ऑप्शंस भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसकी जो फिर फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रोज जो होंगी, अगर वो ए बी कहेगा, ए बी का फिर बताओ ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर पूछ लेंगे तो आपने कहना कि फर्स्ट ए का जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो बी के नंबर ऑफ कॉलम का जो ऑर्डर वो बनेगा 2/1, मतलब ये वाला ऑर्डर बनेगा 2/1 की मैट्रिक्स इसके आंसर में बनेगी। और अगर पूछ ले कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं, अगर किया जा सकता है तो मल्टीप्लाई करके बताओ इसका आंसर क्या बनता है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल आते हैं तो फिर उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले वो कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन ही पेपर में पूछ ली जाए तो आप कंडीशन भी बता सकते हैं। अगर कंडीशन ये हो जाए कि बताओ कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स बनेगी आंसर में, उसका ऑर्डर क्या होगा, आप उसका ऑर्डर भी अब बता सकते हैं, ठीक है। विदाउट कैलकुलेशन अब आप बता सकते हैं कि क्या होगा।